दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्यून स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो चलिए हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो कि क्वेश्चन सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनने वाले हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। टारगेट सीटेट 2024 कि आज फर्स्ट क्वेश्चन की अगर शुरुआत करें तो है कि नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। ये हमें नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, उनको हमें क्रम वाइज व्यवस्थित करना है कि नाइट्रोजन चक्र में पहले कौन सी क्रिया संपन्न होती है, फिर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, उसके बाद कौन सी होती है। इस प्रकार से हमें इन चरणों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि गैसीय नाइट्रोजन यौगिक का वर्षा द्वारा मृदा में जाना। फिर सेकेंड दे रखा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। थर्ड दे रखा है कि जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। फोर्थ दे रखा है कि पौधे नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। और फिफ्थ दे रखा है कि पशु जो होते हैं वो पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना। सेकेंड वाला सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन चक्र में। तो सेकेंड वाला पहले तो हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा कि गैसीय नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है सबसे पहले वह बिजली से टकराती है, उसके बाद वह गैसीय नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं वो वर्षा द्वारा मृदा में चले जाते हैं, मृदा में जाना। उसके बाद जो क्रिया होती है वो होती है कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो पशु होते हैं जब वो पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। जो जिन पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन अवशोषित हुई है उन पौधों को कोई जब पशु ग्रहण करेंगे तो वह नाइट्रोजन उनके शरीर में जाएगी, फिर वह नाइट्रोजन होती है वह शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो जीवाणु होते हैं वह नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का बिजली से टकराना, फिर गैसीय नाइट्रोजन यौगिकों का वर्षा द्वारा मृदा में जाना, फिर आएगा कि जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन यौगिकों को अवशोषित कर लेते हैं, फिर आएगा कि पशु पौधों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिक शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। उनके द्वारा जो नाइट्रोजन युक्त पौधों को ग्रहण किया गया है वह फिर उस नाइट्रोजन को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। फिर जो जीवाणु होते हैं वह नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो 2 1 4 5 3 इस क्रम में जो नाइट्रोजन चक्र जो होता है वह संपन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता और इसके आयाम में क्या संबंध है। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसमें और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो ध्वनि जो होती है, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि की चाल अगर वायु में देखें तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है और ध्वनि वहीं पर गमन करती है जहाँ पर वायुमंडल उपस्थित होगा। जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है तो यहाँ पर ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन चंद्रमा पर, चांद पर जो है वायुमंडल अनुपस्थित होता है तो वहाँ पर हम ध्वनि नहीं सुन सकते। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैसों में होती है। यह ध्वनि की चाल का क्रम है, जबकि प्रकाश का इसका उल्टा है। प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल जो होती है वह गैसों में होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में, जबकि ध्वनि की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वह ठोसों में होती है, जबकि फिर बाद में द्रव में, फिर गैसों में। इस प्रकार ध्वनि की चाल का क्रम है। और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रबलता और उसके आयाम के मध्य क्या संबंध है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वह उसके आयाम के
वर्ग के समानुपाती होती है। यह ध्वनि की प्रबलता और आयाम के मध्य संबंध है। प्रबलता जो होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि ध्वनि का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रबलता भी बढ़ती है। ध्वनि का आयाम बढ़ाने पर उसकी प्रबलता भी बढ़ती है। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है, ध्वनि का जो तारत्व होता है, तारत्व जो होता है ध्वनि का, वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती। यदि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसका तारत्व भी बढ़ता है। और ध्वनि की प्रबलता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती, जबकि ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ ए में दिए गए सौर मंडल के सदस्यों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके गुणधर्मों से कीजिए। मतलब कि इधर जो है सौर मंडल के सदस्य दिए हुए हैं और इधर उनके गुण दिए हुए हैं, तो हमको इनके गुणों के आधार पर इनका मिलान करना है। फर्स्ट है तारा रूप, जिसको एस्टेरॉइड भी कहते हैं, एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। अब ये एस्टेरॉइड्स या तारा रूप क्या होते हैं? तो जो छोटे पिंड होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनके बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं, उनको तारा रूप या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकेंड, जो छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच के स्थान में उपस्थित होते हैं, उनको एस्टेरॉइड्स या तारा रूप कहते हैं। सेकेंड है धूमकेतु। धूमकेतु जो होते हैं वह प्रत्येक 76 ईयर्स के बाद ये दिखाई देते हैं। लास्ट बार ये 1986 में दिखाई दिए थे। इसमें आप 76 ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अब अगली बार ये धूमकेतु कब दिखने वाले। और जो धूमकेतु जो होते हैं यह एक चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं। इनकी जो लंबी पूंछ होती है वह किस कारण दिखाई देती है? तो जब ये सूर्य के पास से जब ये तेज गति करते हुए निकलते हैं तो एक इनकी विपरीत दिशा में एक तेज वाष्प सी निकलती हुई दिखाई देती है, जिसको हम धूमकेतु की लंबी पूंछ के नाम से जानते हैं। या वो वाष्प जो होती है एक पूंछ के समान संरचना दिखाई देती है, जिसको हम धूमकेतु की पूंछ समझ लेते हैं। तो इसे धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं, क्योंकि जब ये सूर्य के पास से गुजरता है तो इसके विपरीत में एक वाष्प से निकलती हुई संरचना दिखाई देती है, जो कि एक पूंछ के समान संरचना बनाती है। इस कारण धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो सेकेंड का हो जाएगा फोर्थ, शीर्ष, चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होते हैं धूमकेतु, जिनको कहते हैं। अब थर्ड है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो होते हैं वह, उल्का पिंड को एक आपने कभी सुना हो तो टूटता हुआ तारा आपने कभी देखा होगा। टूटता हुआ तारा, वही अपन फिल्म्स में बात करते हैं कि टूटता हुआ तारा है, चलो चलो विश मांगो, हमारी विश जल्दी पूरी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो उल्का पिंड होता है जो कि तेज गति करता हुआ जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह तेज घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है। जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में तेज गति के कारण जो होता है प्रवेश करता है तो उसमें आग लग जाती है। इस कारण वह हमें टूटते हुए तारे की जैसे दिखाई देता है। तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वह एक उल्का पिंड है। वो कोई आपकी विश पूरी करने वाला नहीं है, वह एक उल्का पिंड होता है। तो इस सी का हो जाएगा छोटे पिंड, जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। सी का हो जाएगा फर्स्ट, उल्का पिंड, सी का फर्स्ट। अब फोर्थ, कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीकी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के एक नज़दीकी दूरी पर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको हम कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा सेकेंड, तो ए का सेकेंड सी में है और डी में है। बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता है? फर्स्ट है नींबू का रस, सेकेंड शर्करा का विलयन, थर्ड कास्टिक सोडा का विलयन और फोर्थ साधारण नमक का विलयन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह शर्करा का विलयन। जो शर्करा का विलयन जो होता है ये अपने आयन, धन आयन और
ऋण आयन में विभक्त नहीं होता है। इस कारण से ये विद्युत का चालन करने में असमर्थ है। जबकि नींबू का रस, कास्टिक सोडा का विलयन, साधारण नमक के विलयन, ये जो होते हैं अपने आयनों में विभक्त रहते हैं, धन आयन और ऋण आयनों में विभक्त रहते हैं, जिस कारण से विद्युत का चालन करने में समर्थ रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शर्करा का विलयन विद्युत का चालन करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के आरंभिक बिंदु से किसी बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक 4000 किलोमीटर और 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह पाठ्यांक 4150 किलोमीटर दर्शा रहा है। बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमको कुल दूरी जो बस द्वारा तय की गई है उसके बारे में पता लगाना। तो बस ने जब चलना शुरू किया था, जब उसका ओडोमीटर का पाठ्यांक जो था वह 4000 किलोमीटर था। जब वह दिल्ली अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, उसके बाद उसका पाठ्यांक जो है वह 4150 किलोमीटर था। तो जब हम 4150 में से 4000 को माइनस करेंगे तो कुल दूरी जो आ जाएगी वह 150 किलोमीटर आ जाएगी। और कितना समय लगा जाने में, तो वह 3 घंटे। तो कुल समय जो है वह 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति आवर। पर ऑप्शन में तो हमको दे रखा है आंसर मीटर प्रति सेकेंड में, और हमारा आंसर आया है किलोमीटर प्रति आवर में। तो हमको इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 50 इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो किलोमीटर की जगह आ जाएगा 1000 आवर। 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में होते हैं 60 सेकेंड। तो इस प्रकार हमें 60 मिनट और 60 सेकेंड से इंटू करना पड़ेगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा समथिंग 13.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर 13.8 मीटर प्रति सेकेंड के समथिंग आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जीव विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन करते हैं। स्तंभ ए में दिए गए जीवों का स्तंभ बी में दिए गए श्वसन के उनके अंगों से मिलान करना है। तो कॉलम ए में कुछ जीव दिए गए हैं और कॉलम बी में उनके श्वसन के अंग दिए गए हैं। तो हमको मिलान करना है कि कौन सा जीव किस श्वसन अंग के द्वारा श्वसन करता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वह लंग्स फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं, वैसे ही यह जीव किन श्वसन अंग के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, इसके बारे में हमको मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मेंढक। मेंढक जो होता है वह ह्यूमन बींग्स की तरह ही लंग्स या फेफड़ों से श्वसन क्रिया करता है। नेक्स्ट है केंचुआ, जिसको अर्थवर्म भी कहते हैं। यह जो होता है ये इसकी गीली त्वचा से श्वसन करता है। तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड। जबकि तिलचट्टा, जिसको कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच जो होते हैं अपनी श्वसन क्रिया श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं। कभी कभी ये श्वास नली ना दे करके एग्जाम में ट्रेकिया डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इसके इंग्लिश नेम के बारे में भी ध्यान रखना है कि श्वास नली को ट्रेकिया भी कहते हैं। तो तिलचट्टा या कॉकरोच जो होता है श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न करता है। जबकि मछलियाँ जो होती है, जो फिश, तो ये होती है यह गिल्स से या क्लोम से श्वसन क्रिया करती है। तो मेंढक का हो जाएगा फेफड़े, जिसको लंग्स कहते हैं। केंचुआ गीली त्वचा द्वारा श्वसन करता है। केंचुए को एक तो किसान का मित्र भी कहा जाता है, किसान के मित्र के नाम से भी केंचुए को जाना जाता है। थर्ड है तिलचट्टा या कॉकरोच, यह श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा श्वसन करता है, जबकि मछली क्लोम्स या गिल्स द्वारा श्वसन करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको यहाँ पर वनों के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है।
फर्स्ट ऑप्शन है कि वन मृदा के अपरदन को रोकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि वन जो होते हैं मृदा के अपरदन को रोकते हैं, मृदा के कटाव को ये रोकने का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है कि वन अपने आसपास के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमें बोला जाता है कि पेड़ लगाओ, जितनी पेड़ की संख्या अधिक होगी वर्षा की मात्रा में उतनी ही वृद्धि होगी। जहाँ पर घना जंगल होता है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। पेड़ जो होते हैं वह वर्षा में सहायक होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि वन जलवायु, जलचक्र तथा वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। तो ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है कि वन जो होता है वह जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। अगर वनों की संख्या में कमी होगी तो बरसात में, बारिश में भी कमी होगी और जो जलचक्र होगा वह प्रभावित होगा, उसकी जलवायु भी प्रभावित होगी और वायु की गुणवत्ता में भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि वन जो होते हैं जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक वन में वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी तथा झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है यह रॉन्ग है, क्योंकि वनस्पति की सबसे ऊपरी परत वृक्ष बनाते हैं लेकिन झाड़ सबसे निचली परत बनाते हैं। यह गलत बात है कि वृक्ष वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं और उसके नीचे की परत जो होती है वह झाड़ द्वारा निर्मित होती है, लेकिन जो सबसे निचली परत का निर्माण होता है वह शाक के द्वारा होता है। तो ये सबसे निचली परत का निर्माण जो होता है वह झाड़ के द्वारा ना होकर के शाक के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, जो कि रॉन्ग है वनों को लेकर के। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊँटों को रेगिस्तान की परिस्थिति में जीवित रहने के लिए निम्न में से कौन से अनुकूल मदद करते हैं? फर्स्ट है कि उनकी टांगें लंबी होती है। सेकेंड है कि वे बहुत मूत्र त्याग करते हैं। थर्ड है कि वे बहुत पसीना बहाते हैं और फोर्थ है कि उनकी लीद आर्द्र होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऊँट को देखा होगा आपने, ऊँट की टांगें बहुत ही लंबी लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रेगिस्तानी रेत होती है, जो रेगिस्तान के अंदर जो रेत होती है वो बहुत ही गर्म होती है। तो उस रेत से उनको शरीर को दूर रखने के लिए ये टांगें सहायक होती है, जो उस रेत से उनके शरीर को दूर रखती है, जिससे उनके शरीर को गर्मी कम लगे और जो पानी का ह्रास होता है वह कम हो सके। साथ ही साथ उनके अंदर एक इस प्रकार से संरचना दिखती है जो कि कुबड़ कहलाती है। आपने देखा होगा कि ऊँट जो होते हैं बिना पानी पिए कई महीनों तक रेगिस्तान में चलते रहते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये होता ऐसे है कि ऊँट जो होते हैं इनकी कुबड़ होती है, उसमें कई महीनों तक के पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे जब भी उनके शरीर में पानी की ज़रूरत लगती है तो वह इस कुबड़ से पानी की आपूर्ति को पूरा कर लेते हैं। इस कारण ये महीनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में रह सकते हैं। और ऊँट को पसीना भी बहुत कम होता है, क्योंकि ऊँट में तो वैसे ही पानी की बहुत कमी होती है। इस कारण उनमें जो जल का ह्रास होता है वह पसीने के रूप में बहुत ही कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ में दिए गए ग्रंथियों के नामों का मिलान उनके अनियमित रूप से कार्य करने के कारण उत्पन्न होने वाली अनियमित परिस्थितियों से कीजिए, जो स्तंभ बी में दी गई। तो इस स्तंभ ए में हमको कुछ ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं। इनके ठीक से कार्य न करने की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनसे हमको उनको मिलान करना है। तो फर्स्ट है थायराइड। थायराइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे गले में एच आकृति की इस प्रकार से जो ग्रंथि स्थित होती है उसको थायराइड कहते हैं, जिसके ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है। थायराइड हार्मोन के ठीक कार्य न करने की वजह से हमें थायरोक्सिन हार्मोन की पूर्ति नहीं होगी, जिससे हमें कि गोइटर या घेंगा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो थायराइड हार्मोन के ठीक कार्य न करने की वजह से हमें गोइटर या घेंगा रोग हो सकता है। तो इस ए का आंसर जो रहेगा वह थर्ड हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड है अग्नाशय। तो अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, जिसके अंदर अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती है। इसकी बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है,
जब अग्नाशय ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करेगी तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, और इंसुलिन हार्मोन की कमी होने की वजह से जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा, जिसके कारण हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो होगी वह बढ़ जाएगी, जिससे हमें डायबिटीज़ या मधुमेह रोग भी हो सकता है। तो इस बी का जो आंसर हो जाएगा वह मधुमेह या डायबिटीज़, तो इसका सेकेंड। फिर थर्ड है एड्रिनली ग्रंथि। तो एड्रिनली ग्रंथि जो कि हमारी किडनी के ऊपर स्थित होती है, जिसे 3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, फियर, फाइट और फ्लाइट। इस ग्रंथि की ठीक से कार्य न करने की वजह से हम तनाव और क्रोध में वाली स्थिति भी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। फोर्थ जो ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। एक और हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाने वाली ग्रंथि है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसको हेडमास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह हमारे अग्र मस्तिष्क में उपस्थित रहती है, जो कि मटर के दाने के समान इसकी आकृति होती है। पीयूष ग्रंथि के ठीक से कार्य न करने की वजह से हमारी वृद्धि जो होती है वह अवरुद्ध हो सकती है। हमारी वृद्धि जो होती है वह अवरुद्ध हो सकती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वह हमारे स्वस्थ वृद्धि में बहुत ही सहायक होती है। तो अगर ये पीयूष ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करेगी तो हमारी वृद्धि जो होती है वह अवरुद्ध हो सकती है, रुक सकती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकेंड का हो जाएगा फर्स्ट, और थर्ड का हो जाएगा सेकेंड, और पीयूष ग्रंथि मतलब कि फोर्थ का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन चार ऑप्शन में से हमको यीस्ट जो कि एक कोशिकीय जीव है उसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो जो यीस्ट होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है जो कि तेजी से गुणन करके नए यीस्ट बनाता है। तेजी से गुणन करके, तेजी से जनन करके नए यीस्ट बनाता है, जो श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करता है। ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक के निर्माण में यीस्ट का योगदान रहता है। यीस्ट एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है और यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। यीस्ट जो होता है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। सेकेंड है यीस्ट तेजी से गुणन करके नई यीस्ट बनाता है और श्वसन के दौरान CO2 गैस उत्पन्न करता है। सी है कि यीस्ट लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये यीस्ट के लिए सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है कि ये यीस्ट विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ये गलत है। यीस्ट जो होता है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन क्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यीस्ट को लेकर गलत कथन है। क्वेश्चन है कि किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन है। तो इनमें से किन रसायन की सहायता से हम किसी भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है कॉपर सल्फेट या बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा, जिंक सल्फेट या बेकिंग सोडा, या फिर जिंक सल्फेट या कास्टिक सोडा। तो किसी भी भोजन के नमूने में यदि प्रोटीन की उपस्थिति जांचनी है तो उस पर हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का अगर विलयन डालते हैं, हमको किसी भोजन में यह पता लगाना है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, तो उसमें हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं, और यदि इसका रंग बैंगनी आ जाता है तो यह प्रूफ देता है कि इस भोजन में प्रोटीन उपस्थित है। तो जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है ये प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने में सहायक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दे रखा है कि कागज के एक टुकड़े का जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका कारण दे रखा है कि कागज के टुकड़े का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो यहाँ पर बताना है कि क्या ए सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं, या दोनों गलत है। तो सबसे पहले जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वह उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे कि पानी से बर्फ बनना और बर्फ से वापस पानी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक वैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह नहीं होती है।
और वहीं रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वह अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे दूध का दही बनना, वापस हम दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर दे रखा है कि कागज के एक टुकड़े को जलकर राख में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, कागज के टुकड़े का जलकर राख में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर एक नया पदार्थ भी बन रहा है कि जो जला हुआ कागज के टुकड़े है जो कि राख है, उससे हम वापस कागज बना नहीं सकते, तो ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी है। तो कागज के टुकड़े का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गेहूं और घास के पौधे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि समान प्रकार की जड़ें परंतु पत्तियों के शिराविन्यास भिन्न होते हैं। गेहूं और घास में समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के शिराविन्यास भी समान होते हैं। भिन्न प्रकार की जड़ें और पत्तियों के शिराविन्यास विभिन्न होते हैं, या भिन्न प्रकार की जड़ें तथा पत्तियों के शिराविन्यास तो समान होते हैं। गेहूं और घास के पौधे में काफ़ी हद तक समानता है। जैसे कि गेहूं और घास के पौधे को कभी आपने देखा हो तो उनकी पत्तियां जो होती है वह इस प्रकार से समांतर शिराविन्यास की होती है। दोनों की पत्तियां एक समान ही दिखाई देती है और एक समान शिराविन्यास की होती है। दोनों की पत्तियां समांतर शिराविन्यास की होती है, जबकि इनकी जड़ों को अगर आपने देखा हो तो इनकी जड़ें जो होती है वह रेशेदार प्रकार की होती है। इस प्रकार से जड़ें इनकी निकली हुई रहती है। गेहूं के पौधे की जड़ें भी इस प्रकार की रेशेदार होती है और घास के पौधे की जड़ें भी इस प्रकार की रेशेदार होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनमें समान प्रकार की जड़ें और पत्तियों के शिराविन्यास भी समान होते हैं गेहूं और घास के पौधे में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि तत्व एक विद्युत का कुचालक है। ऑक्सीजन में जलकर एक गैस उत्पन्न करता है जो जल में घुलनशील है और यह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो तत्व एक्स है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड मैग्नीशियम या फोर्थ सल्फर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। सल्फर जो है वह विद्युत का कुचालक होता है और ऑक्सीजन में जलकर यह एक गैस उत्पन्न करता है जिसको SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जो कि जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलयन जो होता है वह अम्लीय होता है। सल्फर एक प्रकार की अधातु है और अधातुएं जो होती है वह अम्लीय प्रकृति दर्शाती है और अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं या नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलने का कार्य करते हैं। तो इस SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिकारकों के समुच्चय पर विचार कीजिए। हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से किसमें अभिक्रिया होगी। तो ये वही धातुओं की क्रियाशीलता से क्वेश्चन है। मैंने आपको धातुओं की क्रियाशीलता का घटताक्रम याद रखने की एक ट्रिक बताई थी कि ना काम आज फेब कुआ। ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है Al2SO4 होल प्लस Zn। तो जिंक जो है वह एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वह जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील है या कहे तो ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए जिंक जो होगी वह एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकेंड, यहाँ पर आयरन जो है वह भी एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो आयरन भी जो है वह एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकती।
थर्ड ऑप्शन देखें तो CuSO4 प्लस Fe, तो आयरन और कॉपर। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसको जो आयरन विस्थापित कर देगा, क्योंकि आयरन जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ CuSO4 प्लस Fe में अभिक्रिया होगी, तो आयरन जो होगा वह कॉपर को विस्थापित कर देगा और FeSO4 प्लस Cu इसको विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार से D CuSO4 प्लस जिंक, तो इसमें देखें तो जिंक जो है वह भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो इसमें भी अभिक्रिया हो जाएगी जिंक, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करने में समर्थ होती है और उसको जो लवणीय विलयन है उसमें से विस्थापित कर देती है। इस प्रकार से इस धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम आप याद रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी और सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में डी और सी जो होंगे वह अभिक्रिया कर सकते हैं, जबकि ए और बी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिंक और आयरन जो है वह एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये एल्यूमिनियम को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करने में समर्थ नहीं है, जबकि आयरन और जिंक जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए यह इसको इसके लवणीय विलयन से विस्थापित करने में समर्थ है। तो इसलिए सी और डी में अभिक्रिया होगी, बाकी ए और बी में नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।